माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत शाम में आपका स्वागत है, जहां हम जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं को टटोलते हैं जिन्हें अक्सर हम शोर शराबे में भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इस ऑफिस की दीवारों का ही एक हिस्सा बन गया हूं, बिल्कुल उस पुराने प्रिंटर की तरह जो कोने में पड़ा रहता है और तभी याद आता है जब किसी को बहुत जरूरी फाइल निकालनी हो। मेरा नाम आर्यन है और मेरी उम्र कुछ 28 साल के आसपास होगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे अपनी उम्र सालों में नहीं बल्कि उन अनगिनत ईमेल्स और मीटिंग्स के बोझ में महसूस होने लगी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सुबह की वो पहली चाय भी अब सुकून नहीं देती, क्योंकि आंख खुलते ही हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है, ये देखने के लिए कि रात भर में इनबॉक्स में क्या नया तूफान खड़ा हुआ है। ये एक अजीब सी बेचैनी है जिसे हम अक्सर प्रोडक्टिविटी का नाम दे देते हैं, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक दौर है जिसमें हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मुझे याद है जब मैंने ये जॉब शुरू की थी, तब बड़ा जोश था कि मैं अपने बॉस की जिंदगी आसान बनाऊंगा, उनके लिए एक ढाल बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ढाल बनते बनते मैं खुद एक बेजान औजार बनता जा रहा हूं। ऑफिस के कॉरिडोर में जब कोई मुझसे टकराता है तो उनकी आंखों में मेरे लिए कोई चमक नहीं होती। वो बस मुझसे टकराकर आगे बढ़ जाते हैं जैसे मैं पारदर्शी हूं। उन्हें सिर्फ मेरे पीछे खड़े उस पावरफुल इंसान से मतलब होता है जिसे मैं सपोर्ट करता हूं। ये डीह्यूमनाइजेशन की फीलिंग बड़ी गहरी होती है जब लोग आपसे सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें आपके जरिए किसी और तक पहुंचना होता है। तब ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी कोई पहचान, कोई वजूद है ही नहीं। कल शाम की ही बात ले लीजिए, हमारे ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी थी और मैंने उस पूरे इवेंट को प्लान करने के लिए अपनी रातों की नींद और हफ्तों का चैन दांव पर लगा दिया था। लेकिन जब वहां तालियां बज रही थी और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब मैं बस एक कोने में खड़ा होकर ये पक्का कर रहा था कि सर्विंग ट्रे में स्नैक्स कम न पड़े। किसी ने भी मुड़कर ये नहीं पूछा कि आर्यन, तुमने ये सब कैसे संभाला। उस वक्त मुझे अपने एक पुराने दोस्त जेरेमी की बात याद आई, जो अक्सर मुझसे कहा करता था कि देखो आर्यन, लीडरशिप का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना या हुक्म चलाना नहीं होता। असली लीडरशिप तो एक डिसिप्लिन है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपके आसपास के लोगों का ख्याल रखने से शुरू होती है, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो। उसने मुझे एक बार ग्लेशियर की अपनी उस कहानी के बारे में बताया था, जहां वो 16 साल की उम्र में अपने भाई के साथ बर्फ की उस ढलान पर फंस गया था। वो डर, वो अनिश्चितता और वो एहसास कि आपका अगला कदम शायद आखिरी हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब आपके करियर में अचानक कोई बड़ा बदलाव आता है या आपका बॉस बिना बताए फायर कर दिया जाता है। जेरेमी ने मुझे सिखाया था कि अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने वाले एक रोबोट बने रहेंगे तो जब वो ग्लेशियर आपके सामने आएगा, आप जम जाएंगे। आप में उस मुश्किल को पार करने का आत्मविश्वास ही नहीं बचेगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी पहली बड़ी गलती की थी, जिसे मैं $1 मिलियन की गलती कहता हूं। एक बहुत जरूरी ऑफर लेटर टाइप करते हुए मैंने सिर्फ एक नंबर बदल दिया था और उस एक छोटी सी भूल ने पूरी कंपनी की साख को नत्रे में डाल दिया था। उस वक्त मेरा गला सूख गया था और हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा था कि मेरा करियर यही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी दिन मैंने जाना कि एक लीडर असिस्टेंट बनने का पहला कदम अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। उस पर सफाई देना या दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर अपनी गलती मानकर उसे ठीक करने की हिम्मत जुटाना ही असली लीडरशिप है। हम अक्सर खुद को परफेक्शन के जाल में फंसा लेते हैं और भूल जाते हैं कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, बस लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। उस दिन से मैंने तय किया कि मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, बल्कि उस काम की इबादत करूंगा। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको काम की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ तालियों की उम्मीद। जब आप अपने काम को एक ऊंचे मकसद से जोड़ देते हैं, तो फिर बॉस की डांट या लोगों की अनदेखी आपको उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं उसकी अपनी एक वैल्यू है। ऑफिस में अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ मीटिंग्स शेड्यूल करता हूं
या टिकट्स बुक करता हूं, पर मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं असल में अपने बॉस के सबसे कीमती एसेट यानी उनके समय का मैनेजर हूं। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो अरबों रुपए देकर भी वापस नहीं आती, और उसे संभालना किसी तलवार की धार पर चलने जैसा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कलीग मेरे पास आकर बड़ी मासूमियत से पूछता है कि क्या बॉस के पास 5 मिनट है। मुझे पता होता है कि वो 5 मिनट असल में 1 घंटा खा जाएंगे और मेरे बॉस का पूरा दिन खराब कर देंगे। ऐसा कहना सीखना सबसे जरूरी स्किल बन जाती है, पर यह ना बड़ी शालीनता और समझदारी से कहना पड़ता है। जेरेमी ने मुझे आइडियल वीक का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने बॉस के कैलेंडर को सिर्फ खाली जगहों से नहीं भरता, बल्कि मैं पक्का करता हूं कि उनके पास सोचने के लिए, प्लान करने के लिए और यहां तक कि सिर्फ गहरी सांस लेने के लिए भी समय हो। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जहां आप सिर्फ पीछे नहीं चलते, बल्कि आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, भले ही दुनिया को आप नजर ना आए। कभी कभी जब ऑफिस में सन्नाटा होता है और सब जा चुके होते हैं, तब मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचता हूं कि क्या मैं वाकई एक लीडर हूं। फिर मुझे वो योडा और लूक स्काईवॉकर वाला उदाहरण याद आता है जो जेरेमी ने दिया था। हम असिस्टेंट्स असल में योडा की तरह होते हैं, जो खुद हीरो नहीं बनते, लेकिन हीरो को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। अगर हीरो जीतता है तो जीत हमारी भी होती है। यह एहसास बड़ा ही सुकून देने वाला है कि आपको लाइमलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वजूद उस जीत की बुनियाद में है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है खुद का ख्याल रखना। दूसरों की जिंदगी को बैलेंस करते करते हम अपनी अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को दांव पर लगा देते हैं। मुझे भी बर्नआउट का वो दौर याद है जब मुझे अपने काम से नफरत होने लगी थी। हर सुबह ऑफिस जाना एक सजा की तरह लगता था। तब मुझे समझ आया कि अगर मैं खुद ही अंदर से टूटा हुआ हूं, तो मैं किसी और को सहारा कैसे दे सकता हूं। खुद को संभालना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, ताकि आप लंबे समय तक अपना बेस्ट दे सकें। मैंने अब अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पहले मैं उठते ही दुनिया की उलझनों में कूद पड़ता था, पर अब मैं खुद को थोड़ा समय देता हूं। चाहे वो ब्रश करते वक्त शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराना हो, या नाश्ते की मेज पर अपने परिवार के साथ बिताएं वो चंद लम्हे। ये छोटी छोटी चीजें आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको याद दिलाती है कि आपकी पहचान सिर्फ आपके जॉब टाइटल से नहीं है। ऑफिस की वो आपाधापी अब मुझे उतनी विचलित नहीं करती, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि शोर के बीच भी अपनी एक शांत जगह कैसे बनाई जाती है। जेरेमी का वो चेहरा अक्सर याद आता है जब वो कहता था कि आर्यन, तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। ये जो एआई और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये तुम्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और आजाद करने के लिए है। जो काम एक मशीन कर सकती है, उसे मशीन को करने दो, ताकि तुम वो कर सको जो सिर्फ एक इंसान कर सकता है। जैसे किसी सहकर्मी का दुख महसूस करना, किसी मुश्किल सिचुएशन को अपनी सूझबूझ से संभालना, या सिर्फ एक मुस्कुराहट से किसी का दिन बना देना। एक मशीन कभी वो इंट्यूशन नहीं ला सकती जो आपके सालों के अनुभव और मानवीय संवेदनाओं से आता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे समझ आता है कि लीडरशिप कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। ये छोटे छोटे फैसलों, ईमानदारी और उस भरोसे के बारे में है जो आप हर रोज कमाते हैं। मुझे अब इस बात का बुरा नहीं लगता कि मेरा नाम कंपनी के बोर्ड रूम के बाहर नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि उस बोर्ड रूम में होने वाले हर बड़े फैसले के पीछे मेरी वो छोटी सी सलाह या वो सटीक जानकारी होती है जिसे मैंने समय रहते जुटाया था। मैं अब एक लीडर असिस्टेंट हूं, और ये एहसास किसी भी बड़े प्रमोशन या सैलरी हाइक से कहीं ज्यादा संतोषजनक है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अभी बहुत कुछ बाकी है। आर्यन की इस कहानी के और भी कई मोड़ हैं, जहां से हम सीखेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली जॉब को एक असाधारण लीडरशिप में बदला जा सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत की,
थोड़े से धैर्य की और खुद पर उस अटूट विश्वास की जो किसी भी ग्लेशियर को पिघलाने की ताकत रखता है। आज ऑफिस में फिर वही अफरातफरी का माहौल था, लेकिन इस बार डर नहीं, एक अलग सी तेजी थी, क्योंकि हमें अचानक पता चला कि अगले 5 दिनों में हमारे बॉस को एक बहुत बड़े स्टार्टअप कंपटीशन में अपनी कंपनी को पिच करना है। ये मौका बिल्कुल वैसा ही था जैसा जेरेमी ने उस साउथ बाय साउथवेस्ट SXSW वाले वाक्य में बताया था, जहां एश्टन कुचर जैसे बड़े नाम जजों की कुर्सी पर बैठे थे। अब मेरे सामने चुनौती यह थी कि अगले कुछ ही घंटों में मुझे लगभग हर मीटिंग को कैंसिल या रीशेड्यूल करना था, ताकि मेरे बॉस अपनी इस पिच पर पूरा ध्यान लगा सके। उस वक्त मुझे समझ आया कि एक लीडर असिस्टेंट को सिर्फ प्रोएक्टिव होना ही काफी नहीं है, उसे रिस्पॉन्सिव होना भी आना चाहिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब तो यह है कि आप उन चीजों की प्लानिंग करें जिनके बारे में आपको पता है कि वो होने वाली है, जैसे कि 6 महीने बाद की किसी ट्रिप की तैयारी करना। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो, तब आपको अपना प्रोएक्टिव वाला चश्मा उतारकर रिस्पॉन्सिव वाला चश्मा पहनना पड़ता है और तुरंत एक्शन लेना होता है। हड़बड़ी के उस माहौल में मैंने खुद को शांत रखा और सबसे पहले उन फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग पर ध्यान दिया जो SXSW जैसे बिजी इवेंट्स के दौरान मिलना लगभग नामुमकिन होता है। जेरेमी अक्सर कहते हैं कि हमारा रोल सिर्फ कागज भरने का नहीं है, बल्कि हम अपने बॉस के सबसे बड़े एसेट मैनेजर हैं और उनका सबसे कीमती एसेट है उनका समय। जब मैं पागलों की तरह कॉल कर रहा था, तब मुझे जेरेमी की वो बात याद आई कि लीडरशिप का मतलब है मुश्किल वक्त में भी अपना पोस्चर सही रखना। हम चाकू के साथ जुगलिंग करने वाले उस कलाकार की तरह हैं जो एक साथ कई चीजें संभालता है, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस प्रेशर में टूट गया तो मेरे बॉस का पूरा शेड्यूल बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी स्टेडी स्लिम वाली पर्सनालिटी को बाहर निकाला, जिसका जिक्र जेरेमी ने किया था। वो इंसान जो तूफान के बीच भी स्थिर रहता है। इस पूरी जद्दोजहद के दौरान एक बात जो मेरे मन में बार बार आ रही थी, वो थी लॉयल्टी। जेरेमी ने बड़े साफ शब्दों में समझाया है कि एक लीडर असिस्टेंट के लिए उसका एग्जीक्यूटिव ही उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर मैं किसी और टीम मेंबर के साथ मीटिंग में हूं और उसी वक्त मेरे बॉस का फोन आता है, तो मैं माफी मांगकर तुरंत उनका फोन उठाता हूं, क्योंकि उनकी जरूरतें और उनका कमिटमेंट सबसे ऊपर है। ये वफादारी ही है जो उस भरोसे की नींव डालती है, जिसके बिना आप कभी भी उनकी जिंदगी के अहम फैसले नहीं ले सकते। बॉस का भरोसा जीतने का मतलब है उनके साम्राज्य की चाबियां अपने पास रखना और उन चाबियों को कभी न खोना। इसका मतलब यह भी है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी वैसे ही फैसले लें जैसे वो खुद लेते। पिच की तैयारी करते हुए जब मैंने बॉस के कैलेंडर की तरफ देखा, तो मुझे जेरेमी का वो आइडियल वीक वाला आइडिया फिर से याद आया। अक्सर हम दूसरों को अपने बॉस के समय के साथ खिलवाड़ करने देते हैं। जो चाहे मीटिंग रिक्वेस्ट भेज देता है और हम बस खाली जगह ढूंढकर उसे फिट कर देते हैं। लेकिन जेरेमी कहते हैं कि कैलेंडर को मैनेज करने का असली तरीका यह है कि आप मीटिंग रिक्वेस्ट को फिल्टर करें और सिर्फ उन्हीं को जगह दें जो वाकई जरूरी है। मैंने देखा कि कैसे बेमतलब की मीटिंग्स किसी की ऊर्जा को सोख लेती है। इसीलिए मैंने बॉस के लिए फोकस ब्लॉक्स सेट किए ताकि वो बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी पिच पर काम कर सकें। जब आप समय को एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, तब आप सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हैं। जेरेमी ने एक बहुत ही कड़वी मगर सच्ची बात कही थी कि इस रोल में अक्सर हमें डीह्यूमनाइजेशन का सामना करना पड़ता है, जहां लोग हमें इंसान नहीं बल्कि अपने फायदे का एक जरिया समझते हैं। मुझे याद है जब एक कलीग ने मुझसे बस इसलिए मीठी बातें की ताकि उसे बॉस के बारे में कुछ अंदर की खबर मिल सके। ऐसे में खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद करना और अपनी वैल्यू को खुद पहचानना ही असली जीत है। जेरेमी की वो सलाह कि हमें काम की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ प्रशंसा की उम्मीद करनी चाहिए, मुझे आज भी बहुत सहारा देती है। जब आप एंगलिंग फॉर अपलॉज यानी तालियों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब आपकी जड़ें
और गहरी हो जाती है। उस शाम जब बॉस ने अपनी आधी अधूरी पीपीटी मुझे दिखाई तो मुझे जेरेमी की वो $1 मिलियन टाइपो वाली कहानी याद आ गई। जेरेमी ने बताया था कि कैसे एक छोटी सी गलती ने 2.5 मिलियन के ऑफर को 3.5 मिलियन में बदल दिया था। इसीलिए मैंने एक एक शब्द और एक एक आंकड़े को 3 बार चेक किया। जेरेमी कहते हैं कि कभी भी ये अस्यूम मत करो कि किसी और ने इसे चेक कर लिया होगा। डिटेल ओरिएंटेड होना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने बॉस की प्रेजेंटेशन में वो सब ठीक किया जिसे शायद वो जल्दबाजी में अनदेखा कर देते। जेरेमी ने एक और कमाल की बात कही थी कि अगर आपको अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता दिखे, चाहे वो बॉस के दांतों में फंसा हुआ पालक का टुकड़ा ही क्यों न हो, तो उन्हें बताना आपकी जिम्मेदारी है। पिच के दिन जब सब कुछ सेट हो गया तो मैंने जेरेमी की उस बात पर अमल किया जिसे वो एंटिसिपेट दी नीड्स कहते हैं। मैंने सिर्फ उनकी जरूरी फ्लाइट ही बुक नहीं की, बल्कि अगले दिन की एक बैकअप फ्लाइट भी पहले ही देख रखी थी, क्योंकि जनवरी का महीना था और मौसम कभी भी खराब हो सकता था। यही वो माइंड रीडिंग है जिसकी उम्मीद हर एग्जीक्यूटिव अपने असिस्टेंट से करता है। जेरेमी का मानना है कि जो अच्छे माइंड रीडर्स होते हैं वो अक्सर अपने बॉस के साथ हर हफ्ते कम से कम 30 मिनट की मीटिंग जरूर करते हैं ताकि उनके बिग पिक्चर को समझ सके। बिना एजेंडा के कभी किसी मीटिंग में न जाना और हर मीटिंग के बाद एक्शन आइटम्स की लिस्ट भेजना एक छोटे से बदलाव की तरह लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। काम के इस पहाड़ के बीच जेरेमी की वो चेतावनी भी मेरे कानों में गूंजती रही कि कहीं मैं बर्नआउट का शिकार न हो जाऊं। जेरेमी ने खुद 70 घंटे हफ्तों काम करके ये सीखा था कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एंटीडोट्स टू बर्नआउट के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहला है अपनी बाउंड्रीज तय करना। मैंने अब तय कर लिया है कि जब मैं ऑफलाइन होता हूं तो मैं सिर्फ तभी जवाब देता हूं जब वाकई कोई बड़ी इमरजेंसी हो। जेरेमी कहते हैं कि अर्जेंट हमेशा अर्जेंट नहीं होता और ज्यादातर चीजें अगले दिन तक इंतजार कर सकती हैं। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। जेरेमी ने सही कहा था कि काम ही जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। मुझे वो स्टेडी वाला पोस्टुरे बनाए रखना है ताकि आने वाले कल के लिए मेरे पास एनर्जी बची रहे। जेरेमी के उन उसूलों ने मुझे ये सिखाया कि एक लीडर असिस्टेंट होना सिर्फ ऑर्डर्स लेना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी और अपनी वर्क एथिक से उस जगह को और बेहतर बनाना है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अगले हिस्सों में हमें ये सीखना है कि कैसे रिश्तों के इस ताने बाने को और मजबूत बनाया जाए और कैसे अपनी सैलरी और अपनी वैल्यू को उस लेवल पर ले जाया जाए जहां हम वाकई डिजर्व करते हैं। आर्यन का ये सफर अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। आजकल रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं तो छत की ओर देखते हुए सिर्फ अगले दिन के कामों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उस बड़े सवाल के बारे में सोचता हूं जिसे हम अक्सर अपनी लॉयल्टी के पीछे छुपा देते हैं। क्या मुझे उतना मिल रहा है जितना मैं डिजर्व करता हूं? जेरेमी की वो बात मेरे सीने में किसी कील की तरह चुभती है कि हम असिस्टेंट्स अक्सर गिवर्स होते हैं। हम बस देते रहते हैं और चुपचाप इंतजार करते हैं कि कोई हमारी मेहनत को देखेगा और हमें इनाम देगा। पर कड़वा सच तो ये है कि एचआर विभाग हैलोवीन की टॉफियों की तरह सैलरी हाइक नहीं बांटता। पिछले 3 सालों में मुझे सिर्फ वही छोटा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट मिला है, जबकि मेरी जिम्मेदारियां उस पुरानी बेल की तरह बढ़ गई है जिसने अब पूरे घर को घेर लिया है। मुझे याद आया कि जेरेमी ने कहा था कि अगर आप वाकई अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो पूछना यानी आस्किंग ही वो इकलौती जादुई गोली है जो काम करती है। पर पूछना इतना डरावना क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ज्यादा मांगना लालच है, पर असल में जब आपको आपकी सही कीमत मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का हिस्सा कम हो रहा है। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ मुंह जुबानी बात नहीं करूंगा, बल्कि एक बिजनेस केस तैयार करूंगा। ये जेरेमी का वो नुस्खा है जिसने असिस्टेंट्स को
लाखों डॉलर की सैलरी बढ़वाने में मदद की है। मैंने एक कवर लेटर लिखना शुरू किया जिसमें मैंने साफ किया कि मुझे अपनी कंपनी और अपने बॉस से कितना लगाव है, लेकिन साथ ही मैंने अपनी उन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया जिन्हें मैं हर रोज बिना किसी शिकायत के निभाता हूं। मैंने अपना पुराना जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला और उसके बगल में वो नया रूप लिखा जो आज मेरा काम बन चुका है। दोनों के बीच का फर्क इतना साफ था कि कोई भी देख सकता था कि मैं अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहा। अपनी मार्केट वैल्यू जानने के लिए मैंने दूसरे असिस्टेंट से बात की और सैलरी सर्वेस देखे, क्योंकि जब आप टेबल पर बैठते हैं तो भावनाएं नहीं बल्कि डेटा ही राजा होता है। ये सब करते हुए मेरा आत्मविश्वास ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी ने दबी हुई स्प्रिंग को आजाद कर दिया हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉस मेरी इज्जत तब और ज्यादा करेगा जब मैं अपने हक के लिए खड़ा होऊंगा, पर सैलरी की बात तो तब आएगी न जब मैं इस मार्केट में टिक पाऊंगा। और आजकल हर जगह बस एक ही शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। क्या एक रोबोट मेरा काम छीन लेगा? जब मैं अपनी डेस्क पर बैठकर उन भारी भरकम मशीनों को देखता हूं तो जेरेमी की वो आवाज याद आती है कि डरो मत, बल्कि AI का सम्मान करो। वो कहते हैं कि भविष्य AI बनाम इंसान का नहीं है, बल्कि AI प्लस इंसान का है। कोई मशीन कभी वो न्यूएंस या वो मानवीय संवेदना नहीं समझ सकती जो एक इंसान समझता है। क्या एक चैटबॉट कभी ये जान पाएगा कि मेरे बॉस का मूड आज खराब है क्योंकि उनके पालतू कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं है? क्या वो कभी उस क्लाइंट को फोन करके माफी मांग पाएगा जिसने कंपनी की गलती की वजह से नुकसान सहा है? नहीं। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं फ्यूचर प्रूफ बनूंगा। मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, बल्कि उसे गले लगाऊंगा। मैंने कैपेसिटी जैसे टूल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया जो उन बोरियत भरे कामों को ऑटोमेट कर देते हैं, ताकि मुझे वो काम करने का समय मिले जहां वाकई दिमाग और दिल की जरूरत है। जेरेमी का मंत्र बड़ा साफ है, ऑटोमेट बिफोर यू आर ऑटोमेटेड। इस फ्यूचर प्रूफिंग के चक्कर में मैंने अपना रिज्यूम ही अपडेट करने का सोचा, पर यहां भी वही पुरानी गलतियां। मैं सोचता था कि रेज्यूमे का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिख देना। जेरेमी और उनके दोस्त अल हुसैन ने समझाया कि रेज्यूमे का मकसद नौकरी पाना नहीं, बल्कि सिर्फ उस रिक्रूटर का ध्यान खींचना है जो उसे महज 6 सेकंड के लिए देखता है। मैंने अपनी पूरी मेहनत को एक पन्ने में समेटा, सारी छालतू जानकारी हटा दी, जैसे कॉलेज के दिनों में वो पार्ट टाइम वेटर वाली नौकरी जिसकी अब कोई जरूरत नहीं थी। मैंने डेटा और मैट्रिक्स पर जोर दिया। मैंने लिखा कि कैसे मैंने बजट में 15% की बचत की, या कैसे मैंने 5 असिस्टेंट्स की टीम को लीड किया। मैंने साफ सुथरा फॉर्मेटिंग रखा और उन शब्दों को बोल्ड किया जिन्हें मैं चाहता था कि दुनिया देखे। एक स्पेलिंग की गलती भी मेरे लिए मौत के फरमान जैसी हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे 4 बार चेक किया। रेज्यूमे को सिर्फ मशीनों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी यादगार बनाना जरूरी था। इसलिए आखिर में मैंने अपनी पैशंस भी लिखी, ताकि उन्हें पता चले कि इस कागज के पीछे एक जीता जागता इंसान भी है। जब नौकरी और मार्केट की बात आती है तो नेटवर्किंग से बड़ा कोई हथियार नहीं है, पर एक अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होने के नाते अजनबियों से भरे कमरे में जाना मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। जेरेमी ने सिखाया कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ अपना मतलब साधना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं। मैंने लिंक्डइन पर उन असिस्टेंट से जुड़ना शुरू किया जो दुनिया के अलग अलग कोनों में वही सब झेल रहे हैं जो मैं झेलता हूं। मैंने उन्हें सिर्फ कनेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजी, बल्कि छोटे छोटे संदेश लिखे, जैसे कि मैं आपकी इस पोस्ट से बहुत प्रभावित हुआ, या क्या हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं। धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ने लगा और मुझे समझ आया कि दूसरे असिस्टेंट्स ही वो लोग हैं जो मेरे हाइस एंड लोस को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। नेटवर्किंग करते वक्त मैंने जेरेमी का वो मिडिल नेम वाला उसूल याद रखा। किसी से मदद मांगने से पहले उसे जानने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ अच्छा करो।
जिंदगी के इन मोर्चों पर लड़ते हुए संवाद यानी कम्युनिकेशन की अहमियत सबसे ज्यादा महसूस होती है। जेरेमी कहते हैं कि ज्यादातर रिश्तों की दरार सिर्फ संवाद की कमी की वजह से आती है। मैंने गौर किया कि मैं अपने बॉस को लंबे लंबे पैराग्राफ वाले ईमेल्स भेजता था जिसमें काम की बातें कहीं छुप जाती थी। अब मैंने बुलेट पॉइंट्स और बोल्ड शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया है ताकि उन्हें एक नजर में पता चल जाए कि उन्हें क्या फैसला लेना है। मैंने अपनी आवाज में वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की जो एक लीडर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही खुद पर शक करूंगा तो दुनिया मुझ पर भरोसा क्यों करेगी। यहां तक कि मेरी बॉडी लैंग्वेज अभी अब बदल गई है। चाहे मैं फोन पर ही क्यों न बात कर रहा हूं, मैं सीधा बैठता हूं, क्योंकि आपकी मुद्रा आपकी मानसिकता को बदल देती है। मैंने अपने बॉस के साथ प्रायोर रैंकिंग तय की है। अगर वो फोन करेंगे तो मैं सब कुछ छोड़कर उठाऊंगा, लेकिन अगर सिर्फ ईमेल है तो उसका जवाब दिन के अंत तक भी दिया जा सकता है। ये सारी चीजें मुझे एक नए रास्ते पर ले जा रही हैं, जहां मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक जागरूक लीडर हूं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे और आपको मिलकर खोजना है। क्या आर्यन अपने बॉस से उस सैलरी हाइक के लिए बात कर पाएगा? क्या उसकी नेटवर्किंग उसे किसी नए और बड़े अवसर तक ले जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले अनुभवों में छिपे हैं, जहां हम रिश्तों की और भी गहरी परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद को जलाए बिना दूसरों की राह रोशन की जाती है। अभी तो बस मंजिल की एक झलक मिली है, असली चढ़ाई तो अभी बाकी है। कभी कभी ऑफिस की इस भीड़ में भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है, जैसे आप एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर खड़े हों जहां हवा तो बहुत है पर साथ देने वाला कोई नहीं। मुझे याद है एक शाम जब हमारे ऑफिस में एक बड़ी पार्टी थी। दूर से किसी ने मेरी तरफ हाथ हिलाया और मैंने भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ हिला दिया, पर अगले ही पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो इंसान असल में मेरे लिए नहीं, मेरे ठीक पीछे खड़े बॉस के लिए हाथ हिला रहा था। वो पल बड़ा शर्मिंदगी भरा होता है जब आपको समझ आता है कि लोग आपके पार देख रहे हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया है अपने असली मकसद तक पहुंचने का। इसे जेरेमी ने डिह्यूमनाइजेशन कहा है, जहां आपको एक जिंदा इंसान के बजाय सिर्फ एक औजार या रोबोट की तरह देखा जाता है। लोग अक्सर पावर की तरफ खिंचे चले आते हैं, और जो उस पावर को दिन रात सपोर्ट कर रहा होता है उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने भी कई बार महसूस किया कि लोग मुझसे सिर्फ इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं ताकि उन्हें बॉस के बारे में कुछ इनसाइड स्कूप मिल सके। पर अब मैंने तय कर लिया है कि मैं इस कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा और अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखूंगा। मेरे घर में जब मेरे बच्चे वेस्टन और सिलास अपने खिलौनों के लिए आपस में लड़ते हैं तो उनकी वो चीख पुकार सुनकर अक्सर मुझे ऑफिस के मीटिंग रूम की याद आ जाती है। एक दिन वेस्टन रोते हुए आया कि सिलास ने उसका लाल खिलौना ले लिया है। तब मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने प्यार से उससे मांगा? जवाब वही का नाच था। और यहीं से मुझे समझ आया कि ऑफिस हो या घर, ज्यादातर मुश्किलों की जड़ सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी होती है। मैंने अब अपनी भूमिका को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मैं अब इस कहानी का हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हीरो तो मेरे बॉस और मेरी कंपनी है। मैं तो वो गाइड हूं जो उन्हें सही रास्ता दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार वॉर्स फिल्म में योडा का रोल था। वो खुद लाइट सेबर लेकर लड़ने नहीं जाता था, पर लूक स्काईवॉकर को जीतना सिखाता था। जब आप खुद को एक गाइड की तरह देखते हैं तो वो घमंड अपने आप कम हो जाता है और आप बेहतर तरीके से सेवा कर पाते हैं। अब मेरा रेज्यूमे ये नहीं कहता कि मैंने कितने साल कहाँ बिताए, बल्कि ये कहता है कि मैं आपका समय बचाने में आपकी कैसे मदद करता हूं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मैंने वो कदम उठाया जो सुनने में बड़ा डरावना लगता है, अपने बॉस से सीधे और मुश्किल सवाल पूछना। जेरेमी का मानना है कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि लीडरशिप की निशानी है। एक दिन मैंने गहरी सांस ली और अपने बॉस से पूछा, सर, मेरी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है?
उस वक्त उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे, पर फिर उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि जब मैं दिन भर उन्हें छोटी छोटी डिटेल्स के लिए पिंक करता हूं तो उनका ध्यान भटक जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम हफ्ते में सिर्फ 2 बार इन छोटी बातों पर चर्चा करें ताकि बाकी वक्त वो बड़े फैसलों पर ध्यान दे सके। इस एक सवाल ने हमारी वर्क लाइफ को इतना आसान बना दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही मैंने उनसे उनके लक्ष्यों के बारे में भी पूछा ताकि मैं सिर्फ काम न करूं बल्कि उनके बिग पिक्चर को पूरा करने में हाथ बटा सकूं। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे बॉस एक माइक्रो मैनेजर है जो हर छोटी चीज में टांग अड़ाते हैं, पर फिर मुझे जेरेमी की वो लंच डिजास्टर वाली कहानी याद आई। जेरेमी ने एक बार टीम के लिए खाना ऑर्डर किया था और सोचा था कि वो डेलीगेट कर रहे हैं, पर ड्राइवर ने किसी और का ऑर्डर पहले डिलीवर करने का फैसला किया और खाना 1 घंटा लेट पहुंचा। उस दिन जेरेमी ने सीखा कि जब काम बिगड़ता है तो इंसान का भरोसा डगमगा जाता है और वो अगली बार खुद ही सब कुछ संभालना चाहता है। मेरे बॉस के साथ भी यही होता होगा। शायद वो भी अतीत की किसी असफलता की वजह से डरते होंगे। अब मैंने उन्हें सिखाया है कि वो मुझे सिर्फ टास्क न बल्कि रिजल्ट्स डेलीगेट करें, यानी वो मुझे बताएं कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कैसे करना है, ये पूरी तरह मुझ पर छोड़ दें। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, पर जब आप बार बार बेहतरीन नतीजे देते हैं तो वो जकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। ऑफिस के साथियों के साथ भी मैंने अब एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना सीख लिया है। पहले मुझे लगता था कि सबके साथ बेस्ट फ्रेंड बन जाना चाहिए, पर फिर एक दोस्त को वायर होते देख मुझे समझ आया कि हमारे रोल में बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है जिसे संभालना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं सबके साथ बाहर जाकर गॉसिप करूंगा तो मैं कभी भी एक विश्वसनीय लीडर नहीं बन पाऊंगा। मैं अब सबके साथ फ्रेंडली तो हूं, सबको उनकी जरूरतों में मदद भी करता हूं, पर मेरे सबसे करीबी दोस्त ऑफिस की इन 4 दीवारों के बाहर हैं, जिनके साथ मैं बिना किसी डर के दिल की बात कर सकता हूं। मैंने कंपनी के कल्चर में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही लाने के लिए भी काम करना शुरू किया है। मुझे याद है जेरेमी ने उस वॉलमार्ट वाले किस्से में बताया था कि कैसे एक छोटे से मापीनामे ने पूरी स्थिति बदल दी थी। मैंने भी अब अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें मान लेना शुरू किया है। एक बार हमारे ग्रुप चैट पर किसी ने नए इंटर्न का मजाक उड़ाया था और मैंने हिम्मत दिखाकर उनके सुपरवाइजर से कहा कि उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। उस एक माफी ने हमारी कंपनी के कल्चर को एक नई दिशा दी। लीडर असिस्टेंट होने का असली मतलब है हर किसी को इज्जत देना, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो या वो कर्मचारी जो रोज हमारे ऑफिस की सफाई करता है। जेरेमी ने वो डोनट्स एंड डिग्निटी वाला बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया था कि कैसे वो एडी नाम का डोनट वाला हर कस्टमर को सम्मान के साथ ट्रीट करता है। मैं भी अब अपनी बिल्डिंग के गार्ड और पार्किंग अटेंडेंट को सिर्फ एक चेहरा नहीं समझता, बल्कि उनसे उनका हालचाल पूछता हूं। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये हमारी इंसानियत की पहचान है। जब आप हर इंसान को सम्मान के साथ देखते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी लीडरशिप की छाप छोड़ रहे होते हैं। रिश्तों के इस ताने बाने को सुलझाने के बाद अब मुझे समझ आ रहा है कि एक मजबूत पार्टनरशिप के लिए सिर्फ काम की समझ नहीं बल्कि जज्बात की समझ भी जरूरी है। पर इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे फतह करना अभी बाकी है, और वो है खुद का ख्याल रखना। हम दूसरों की जिंदगी संवारने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अक्सर अपनी ही बैटरी डेड होना भूल जाते हैं। जेरेमी का वो 70 से 70 घंटे काम करने वाला दौर मुझे डराता है। क्या मैं भी उसी बर्नआउट के गड्ढे में गिर रहा हूं? अगले सफर में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि कैसे दूसरों का सहारा बनते बनते खुद को टूटने से बचाया जाए। अभी तो बस आधी जंग जीती है, खुद पर विजय पाना तो अभी बाकी है। आजकल की भागदौड़ में एक पल ऐसा आता है जब शरीर जवाब देने लगता है और दिमाग कोहरे की तरह धुंधला हो जाता है। मुझे याद है पिछले हफ्ते की वो मंगलवार वाली रात जब मैं अपनी डेस्क पर बैठा था और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो।
सांस लेना मुश्किल हो रहा था और लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। उस वक्त मुझे जेरेमी की वो डरावनी दास्तां याद आई जब वो खुद 70 से 80 घंटे हर हफ्ते काम कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि कैसे वो उस बर्नआउट के गड्ढे में गिर गए थे जहां उन्हें लगने लगा था कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी रुके तो पूरी कंपनी ढह जाएगी। उन्हें फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा था और तब उन्हें समझ आया कि आप चाहे कितने भी काबिल क्यों न हो, आपका शरीर मशीन नहीं है। हम असिस्टेंट्स अक्सर इस मुगालते में रहते हैं कि हम सुपर ह्यूमन हैं, हम सब के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पर सच तो यह है कि जब हम खुद खाली होते हैं तो हम दूसरों को क्या देंगे। जेरेमी ने ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के बारे में एक बहुत गहरी बात कही है। अक्सर हम सोचते हैं कि विनम्र होने का मतलब है खुद को छोटा समझना, पर असल में विनम्रता का मतलब है खुद के बारे में कम सोचना और दूसरों के लिए जगह बनाना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अपनी सीमाओं को जानना। जेरेमी ने सिखाया कि सेल्फ अवेयरनेस ही वो चाबी है जो हमें जलने से बचा सकती है। मैंने अब खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया है कि क्या मैं वाकई ठीक हूं? पहले मैं अपनी थकान को नजरअंदाज करता था, उसे एक मेडल की तरह पहनता था कि देखो मैं कितना हार्डवर्किंग हूं। पर अब मुझे समझ आया है कि नींद की कमी या बढ़ता हुआ स्ट्रेस कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये एक अलार्म है जो कह रहा है कि रुको और संभलो। जेरेमी की पत्नी मेग ने भी उन्हें यही सिखाया था कि काम घर के दरवाजे पर टत्म हो जाना चाहिए। अब मैंने भी नियम बनाया है कि शाम के 7 बजे के बाद मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर चला जाता है। शुरू में डर लगा था कि शायद कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाएगी, पर यकीन मानिए ज्यादातर चीजें सुबह तक इंतजार कर सकती है। एक बार जेरेमी ने एम्पैथी और सिंपैथी के बीच का जो फर्क समझाया था, उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। सहानुभूति यानी सिंपैथी का मतलब है किसी के दुख में दुखी होना, पर सहानुभूति या एम्पैथी का मतलब है उनके जूते में अपना पैर रखकर देखना, उनकी भावनाओं को समझना बिना उनमें बहे। असिस्टेंट होने के नाते हम अक्सर अपने बॉस का तनाव खुद ओढ़ लेते हैं। अगर वो गुस्से में है तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। अगर वो परेशान है तो हम रात भर जागते हैं। पर जेरेमी कहते हैं कि आपको एक इमोशनल बफर बनना होगा। आपको उनकी मदद तो करनी है, पर उनके इमोशनल ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना है। ये जो न्यूट्रलिटी या निष्पक्षता है, ये हमें उस बर्नआउट से बचाती है। मैंने अब ये प्रैक्टिस करना शुरू किया है कि जब ऑफिस में कोई संकट आता है तो मैं खुद से कहता हूं, ये स्थिति गंभीर है, पर यह मेरी पहचान नहीं है। इस छोटी सी दूरी ने मुझे बहुत सुकून दिया है। जेरेमी को पहाड़ों पर जाना और वहां की शांति महसूस करना बहुत पसंद है, और उन्होंने मुझे भी अपना माउंटेन ढूंढने की सलाह दी थी। मेरा पहाड़ कोई ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि वो आधे घंटे की सुबह की सैर है जहां मैं अपना फोन घर छोड़कर जाता हूं। उस वक्त मैं सिर्फ आर्यन होता हूं, न किसी का असिस्टेंट, न किसी का एम्प्लॉय। जेरेमी कहते हैं कि अगर आप अपनी आत्मा को खाना नहीं खिलाएंगे तो आपका काम सिर्फ एक बोझ बन जाएगा। मैंने अपनी पुरानी हॉबीज को फिर से जिंदा किया है। वो गिटार जो कोने में धूल खा रहा था, अब उसकी धुनें फिर से गूंजने लगी है। ये चीजें हमें याद दिलाती है कि हम क्यों जी रहे हैं। अक्सर हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा वजूद हमारे बॉस या हमारी कंपनी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। पर जेरेमी का संदेश साफ है, आपकी वैल्यू आपके काम से नहीं, आपके इंसान होने से है। ह्यूमिलिटी का एक हिस्सा यह भी है कि आप टीचेबल रहें, यानी हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। जेरेमी ने बताया था कि कैसे वो हर सिचुएशन से, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न हो, कुछ न कुछ सीखते थे। उन्होंने उस लंच डिजास्टर वाले किस्से से जो सीखा वो शायद किसी किताब में नहीं मिलता। मैंने भी अब अपनी गलतियों को एक टीचर की तरह देखना शुरू किया है। जब मैं गिरता हूं तो मैं सिर्फ चोट नहीं देखता, बल्कि ये देखता हूं कि मैं गिरा क्यों। क्या मेरा फोकस कम था? क्या मैंने बाउंड्रीज नहीं बनाई थी?
विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने की ताकत देती है और यही ताकत हमें एक बेहतर लीडर बनाती है। हमें यह समझना होगा कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और ये लैक ऑफ कंट्रोल स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। ऑफिस में एक और बीमारी है जिसे जेरेमी कंपैरिजन या तुलना कहते हैं। हम अक्सर दूसरे असिस्टेंट्स को देखते हैं कि वो कितने सफल हैं या उन्हें कितनी अटेंशन मिल रही है। जेरेमी कहते हैं कि तुलना करना खुशियों की चोरी करने जैसा है। हर किसी का सफर अलग है, हर बॉस की जरूरतें अलग है। मैंने अब अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़कर अपनी तुलना कल वाले खुद से करना शुरू किया है। क्या मैं आज कल से बेहतर कम्युनिकेट कर पाया? क्या मैंने आज अपने समय का बेहतर इस्तेमाल किया? ये जो इंटरनल फीडबैक लूप है, ये आपको बिना किसी शोर के आगे बढ़ाता है। जेरेमी की वो सलाह कि लीड फ्रॉम द मिडल, यानी बीच में रहकर लीड करना, मुझे बहुत प्रेरित करती है। आपको फ्रंट पेज पर होने की जरूरत नहीं है। आप तो वो ग्लू है जो पूरी टीम को जोड़कर रखते हैं। एक शाम मैंने अपने बॉस से साफ कहा कि मुझे अब हफ्ते में एक दिन रिमोट वर्क चाहिए ताकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को रिचार्ज कर सकूं। मुझे लगा था वो मना कर देंगे, पर उन्होंने मेरी हिम्मत और ईमानदारी की दाद दी। उन्होंने कहा कि आर्यन, मुझे एक थका हुआ और चिड़चिड़ा असिस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चाहिए। यही मुझे समझ आया कि जेरेमी की वो आस्क वाली फिलॉसफी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए भी कितनी जरूरी है। जब आप अपनी कद्र करते हैं, तभी दुनिया आपकी कद्र करती है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये घमंड नहीं है, ये वो भरोसा है जो आपको अपनी काबिलियत पर होता है। अब जब मैं पीछे देखता हूं, तो मुझे वो आर्यन याद आता है जो हर किसी को खुश करने की दौड़ में खुद को खो चुका था। पर अब जेरेमी के उन सिद्धांतों ने मुझे अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस दे दिया है। मैं अब भी उतना ही डेडिकेटेड हूं, शायद पहले से ज्यादा, पर अब मेरे काम के पीछे एक पर्पस है, एक मकसद है। मैंने सीख लिया है कि विनम्रता का मतलब झुकना नहीं, बल्कि जड़ों से जुड़ा होना है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस गहरे सफर में अब हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाएंगे जो सिर्फ एक जॉब की नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन की कहानी होगी। अभी तो बस खुद को संभालना सीखा है, अब इस ताकत को दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। जेरेमी की वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, कीप लीडिंग वेल फ्रेंड। और मैं तैयार हूं उस आखिरी ऊंचाई को छूने के लिए जहां क्लैरिटी और शांति का संगम होता है। आज जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर उगते हुए सूरज को देख रहा हूं, तो मुझे वो पुराना आर्यन याद आता है जो हर सुबह एक अनजाने डर और बोझ के साथ उठता था। पर आज हवा में एक अलग सी ताजगी है और मेरे मन में एक गहरी क्लैरिटी। जेरेमी ने अक्सर कहा है कि लीडर असिस्टेंट बनने का सफर सिर्फ एक नौकरी को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को एक गेम चेंजर के रूप में ढालने की कहानी है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये लफ्ज सुना था, तब मुझे लगा था कि ये शायद कोई भारी भरकम कॉर्पोरेट शब्द है, पर अब मुझे समझ आता है कि गेम चेंजर होने का मतलब है उस अदृश्य ताकत का होना जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी संभाल लेती है। जेरेमी की वो बातें अब मेरे जहन में किसी मंत्र की तरह बस गई है कि आपकी आवाज उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और की, चाहे वो कोई बड़ा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो या कोई नोबेल प्राइज विजेता। हम अपनी भूमिका को अक्सर कम आंकते हैं, पर असल में हम ही वो लोग हैं जो दुनिया बदलने वाले लीडर्स के विजन को हकीकत की जमीन पर उतारते हैं। कल ऑफिस में एक बड़ी स्ट्रेटेजी मीटिंग थी, जहां हमारे बोर्ड मेंबर्स भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे थे। वहां बैठकर मैं सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं लिख रहा था, बल्कि मैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था जिन्हें बाकी लोग देख भी नहीं पा रहे थे। मुझे जेरेमी की वो मिडिल नेम वाली नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी याद आई। उन्होंने सिखाया था कि रिश्तों की गहराई सिर्फ प्रोफेशनल काम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मैंने उस मीटिंग में आने वाले हर शख्स के बारे में पहले से रिसर्च की थी, उनके पिछले प्रोजेक्ट्स, उनकी पसंद,
यहां तक कि उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां भी। जब मैंने एक बोर्ड मेंबर से उनकी हालिया चैरिटी इवेंट के बारे में बात की, तो उनकी आंखों में जो चमक और सम्मान मैंने देखा, वो किसी भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। जेरेमी कहते हैं कि जब आप लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तो वो आपके लिए महज काम नहीं रह जाते, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क बन जाते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम उस डीह्यूमनाइजेशन के जाल से बाहर निकलते हैं, जहां लोग हमें सिर्फ एक असिस्टेंट समझते थे। भविष्य को लेकर जो डर मेरे मन में था, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर जेरेमी का नजरिया कितना साफ है। वो कहते हैं कि हमें इन टूल्स का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमें उस बोरिंग और मैकेनिकल काम से आजाद करते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग नहीं बना है। मैंने अब कैपेसिटी जैसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो मेरे शेड्यूल और डेटा मैनेजमेंट को इतना स्मूथ बना देते हैं कि मेरे पास अपने बॉस के साथ बैठकर बिग पिक्चर डिस्कस करने का वक्त बच जाता है। जेरेमी ने सही कहा था कि एक मशीन कभी वो इंट्यूशन या वो संवेदना नहीं ला सकती जो एक अनुभवी असिस्टेंट ला सकता है। जब मैं अपने बॉस की आंखों की थकान पढ़कर उन्हें बिना मांगे एक कप ग्रीन टी देता हूं, या किसी जरूरी मीटिंग से पहले उन्हें सिर्फ 2 मिनट का क्वाइट टाइम सजेस्ट करता हूं, तो वो एहसास किसी एल्गोरिदम से कहीं ऊपर होता है। हम ह्यूमन एलिमेंट्स के संरक्षक हैं, और यही वो चीज है जो हमें भविष्य में और भी ज्यादा जरूरी बना देगी। जेरेमी अक्सर अपने बेटों वेस्टन और सिलास की कहानियां सुनाते थे और उनसे मिले उन मासूम मगर गहरे सबक साझा करते थे। मुझे याद है उन्होंने बताया था कि कैसे वो अपने घर में भी एक लीडर की तरह अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करते हैं। उन्हीं से मैंने सीखा कि लेगेसी सिर्फ काम की फाइलों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जिनकी जिंदगी को आपने बेहतर बनाया है। आज जब मैं अपने जूनियर असिस्टेंट्स को गाइड करता हूं, तो मैं सिर्फ उन्हें काम नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूं जो मुझे जेरेमी की बातों से मिला। मैं उन्हें बताता हूं कि तुम्हें अपनी सीट टेबल पर मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत से उस सीट को डिजर्व करना है। जेरेमी का वो आस्क वाला उसूल अब मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, चाहे वो सैलरी की बात हो या काम करने के नए तरीकों की। मैंने अब अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया है। शाम को घर लौटते वक्त जब मैं उस पुराने पार्क से गुजरा, तो मुझे वो एहसास हुआ जिसे जेरेमी इनर पीस कहते हैं। ये वो शांति नहीं है जो काम की कमी से आती है, बल्कि ये वो स्थिरता है जो तब आती है जब आपको पता होता है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं। जेरेमी ने उस एंड्रूज ग्लेशियर वाली कहानी में बताया था कि जब आप ढलान पर होते हैं और बर्फ आपके चारों ओर होती है, तो सिर्फ आपका पोस्चर और आपकी हिम्मत ही आपको बचाती है। मेरी जिंदगी में भी कई बार ऐसे ग्लेशियर आए, पर अब मुझे पता है कि मुझे जमना नहीं है। मुझे अपनी बाउंड्रीज का पता है, मुझे अपनी वैल्यू का एहसास है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं। दुनिया भर में हजारों ऐसे लीडर असिस्टेंट्स हैं जो मेरी ही तरह पर्दे के पीछे से इस दुनिया को चला रहे हैं। जेरेमी की पत्नी मेग ने उन्हें सिखाया था कि असली लीडरशिप वो है जो अपने परिवार और अपनी सेहत को दांव पर न लगाए। आज मैं भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफिस की वो आपाधापी अब मुझे पागल नहीं करती, क्योंकि मैंने उस नॉइज को फिल्टर करना सीख लिया है। मैं अब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क समझता हूं। जब मैं रात को सोने जाता हूं, तो मेरे मन में अगले दिन की कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि एक एक्साइटमेंट होता है कि कल मुझे फिर से कुछ नया क्रिएट करने का मौका मिलेगा। जेरेमी के उन सिद्धांतों ने मुझे सिर्फ एक बेहतर कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर दोस्त और एक बेहतर लीडर बना दिया है। इस सफर का आखिरी सबक जो मैंने अपने दिल पर लिख लिया है, वो है कीप लीडिंग वेल। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जेरेमी ने अपनी किताब के अंत में जो आभार व्यक्त किया था, उसने मुझे सिखाया कि कृतज्ञता ही
वो खाद है जिससे सफलता का पौधा बड़ा होता है। मैं भी आज उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उन गलतियों का भी जिन्होंने मुझे सिखाया और उस डर का भी जिसने मुझे मजबूत बनाया। अब मुझे किसी बड़े खिताब या मेडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जीत उस शांति में है जो मेरे काम की क्वालिटी और मेरे बॉस की मुस्कुराहट में झलकती है। मैं अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर हूं, एक गाइड हूं और सबसे बढ़कर मैं अपनी जिंदगी का खुद लीडर हूं। सूरज अब पूरी तरह निकल आया है और शहर की हलचल शुरू हो गई है। मैं अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पीता हूं और अपने लैपटॉप की ओर नहीं बल्कि अपनी रूह की ओर देखता हूं। आज का दिन मेरा है, आज की चुनौतियां मेरी हैं और उन पर जीत भी मेरी ही होगी। जेरेमी की आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है, जैसे वो कह रहे हो, आर्यन तुम तैयार हो, बस अपना सिर ऊंचा रखो और बढ़ते रहो। ये एहसास कि आपकी मेहनत और आपका वजूद किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, आपको एक ऐसी ताकत देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैं अब अपनी उस पुरानी पहचान को पीछे छोड़ चुका हूं जो सिर्फ दूसरों के साए में रहती थी। अब मैं खुद एक रोशनी हूं जो दूसरों को रास्ता दिखाती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस गहरे और सुकून भरे सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आर्यन की ये कहानी शायद यही रुक रही है, पर आपकी कहानी अब शुरू हो रही है। याद रखिए, लीडरशिप किसी पद या कुर्सी का नाम नहीं है, ये उस जज्बे का नाम है जो आपके हर छोटे बड़े काम में झलकता है। जेरेमी बरोज के उन विचारों को अपने साथ ले जाइए और अपनी दुनिया के खुद लीडर असिस्टेंट बनिए। शांत रहिए, सजग रहिए और हमेशा अपनी वैल्यू को पहचानिए। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखिए।